साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा एमपी जीके ही आने वाली है, यानी कि 1/3 पर कम से कम 30 प्रश्न आपको एमपी जीके के ही दिखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एमपी का करंट अफेयर भी होगा, एमपी का स्टैटिक जीके भी होगा, 2020 के भी करंट अफेयर उसमें शामिल होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आ गए हैं यूनिट 1 का। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एमपी जीके के जो है आपके स्टैटिक के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, कुछ इतिहास के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2021 वाली जो एमपी जीके की करंट अफेयर है वो डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में हम लेकर के आते हैं। आज हम करंट अफेयर वाली वीडियो नहीं लेकर के आ पाए हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश और लाइट कट की वजह से नहीं लेकर के आ पाए हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 20 तक नंबर डाल लेने हैं और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं 20 में से, कितनी तैयारी है आपकी एमपी जीके की। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, भोपाल में स्थित पुराने टर्मिनल राजा भोज विमानतल को एयर कार्गो टर्मिनल के रूप में डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? जैसा कि आपको पता है राजा भोज जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, भोपाल में है। अब इसको टर्मिनल के रूप में विकसित कर दिया गया है, तो कब इसकी स्थापना की गई थी टर्मिनल के रूप में? ऑप्शन ए है 10 जनवरी 2020, ऑप्शन बी है 10 फरवरी 2020, ऑप्शन सी है 12 मार्च 2020, ऑप्शन नंबर डी है 23 मार्च 2020। चलिए आंसर देख लेते हैं कि कब इसको टर्मिनल एयर कार्गो बनाया गया। सही आंसर है बी, यानी कि 10 फरवरी 2020 को राजा भोज हवाई अड्डा को एयर टर्मिनल कार्गो बना दिया गया है। ठीक है, तो भोपाल में स्थित पुराने टर्मिनल राजा भोज विमानतल को एयर कार्गो टर्मिनल के रूप में डेवलप किया गया है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा 10 फरवरी 2020 को किया गया था। 10 फरवरी 2020 को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री कौन थे? कमलनाथ थे, और उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। अब इसको जो है एयर कार्गो टर्मिनल में बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2020 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अमरकंटक, खजुराहो, ओरछा या फिर सतना? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि अमरकंटक में नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। देखिए तो नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2020 का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य में अमरकंटक में किया गया था। याद रखना है आपसे, क्योंकि 2020 वाला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या थी? नर्मदा जीवनदायिनी, नमामि नर्मदे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी थीम थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये थीम हो सकती है। आप इसको छोड़कर के बाकी सभी थीम आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन इसकी सही थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो अभियान उस समय चालू किया गया था, तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर नर्मदा महोत्सव का भी थीम रखी गई थी। ठीक है, अमरकंटक में आयोजित नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस कंपनी द्वारा बालाघाट के पडोरा में 450 करोड़ रुपए निवेश कर डिफेंस यूनिट की स्थापना की जा रही है? वॉलमार्ट, रिलायंस, अमेजन या फिर जबलपुर हथियार फैक्ट्री? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है बालाघाट के पडोरा में 450 करोड़ रुपए का निवेश करके एक डिफेंस यूनिट जो है गोला बारूद और हथियार यूनिट की स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है कौन सी कंपनी ने स्थापना की है, तो रिलायंस के द्वारा ये स्थापना की गई है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, मुरैना, शाजापुर या फिर भोपाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भोपाल में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल के श्यामला हिल्स पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि भोपाल के श्यामला हिल्स पर मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का भारत का पहला बहुकौशल पार्क यानी कि मल्टी स्किल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? भोपाल, डिंडौरी, रीवा या फिर ग्वालियर? चलिए आंसर देखते हैं। क्योंकि भारत का पहला है मल्टी स्किल पार्क, आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर है ए, यानी कि भोपाल में जो है स्थापित किया गया भारत का पहला बहुकौशल, जिसे मल्टी स्किल पार्क कहते हैं। ठीक है, और इसे किसके द्वारा लोन दिया गया है? तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा लोन दिया गया है इसको स्थापित करने के लिए भारत सरकार को। कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एफआईआर आपके द्वार योजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा एफआईआर आपके द्वारा योजना चालू की गई है। तो देखिए मई 2020 में डायल 100 के माध्यम से एफआईआर आपके द्वारा शुरू करने वाला
पहला राज्य जो है भारत का कौन सा है, मध्य प्रदेश बन गया है। इस सेवा की शुरुआत भोपाल के पिपलानी और बैरसिया से की गई थी। यानी जो डायल 100 होती है, आपसे डायल 100 पर फ़ोन लगाएंगे, वो आपके घर पर आ जाएगी और आप FIR करवा सकते हैं। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कोरोना टाइम चल रहा था और इस वजह से ये योजना चालू की गई थी। कहाँ से, तो भोपाल के पिपलानी और बैरसिया से ये योजना चालू की गई थी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर जरूर काउंट करते चलिएगा, हाँ, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 22 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मिनी मंत्रिमंडल के तहत गृह मंत्री किसे बनाया गया था? इमरती देवी, नरोत्तम मिश्रा, जीतू पटवारी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री बनाया गया था। अब देखिए, 22 अप्रैल 2020 को आपके मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी और मिनी मंत्रिमंडल गठित किया गया था, यानी कि जो तुरंत मंत्रिमंडल बना देते हैं, उसमें गृह मंत्री और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया था और वर्तमान में भी वे ही यहाँ पर गृह मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सही आंसर इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? जैसा कि हमने आपको बताया, स्टैटिक प्रश्नों को भी कवर करेंगे, MP GK के अन्य जो प्रश्न होंगे उनको भी कवर करेंगे। MP GK हमको पूरी कवर करके चलनी है, क्योंकि आपके MP GK से कम 30 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग यूनिट के हिसाब से। ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है बालाघाट, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है सिवनी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि इंदौर में जो है पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। और एक बात आपको और याद रखना है, इंदौर लगातार 4 सालों से स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में। आगे बढ़ते हैं, देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या फिर भोपाल? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जबलपुर में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से थे और एक महान कवि थे, उन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। आपकी रैपिड फायर टेस्ट है, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को कवर करना होगा। इसके बाद हम प्रश्न बाई प्रश्न एक एक स्लाइड लेकर के आएंगे, पूरी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन आज हम आपको चेक करना चाह रहे हैं कि कितना आपकी MP GK की तैयारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? निदा फाजली, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई या फिर मैथिली शरण गुप्त? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा चांद का मुंह टेढ़ा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अब ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो चांद का मुंह टेढ़ा नामक पुस्तक की रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, उनका निधन 1968 में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी हैं, इसलिए ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 10 लाख? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है कालिदास सम्मान में। आपका प्रश्न आज का यहीं से बन रहा है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 10 लाख रुपए की राशि किस सम्मान में दी जाती है। सर्वाधिक राशि जो है वो इसी सम्मान में दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और एक क्लू आपको दे दें तो भारत के राष्ट्रपिता उन्हें कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर ये सम्मान है। अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं कि 10 लाख रुपए की राशि किसके सम्मान में, कौन से सम्मान में दी जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, 10 लाख रुपए की राशि किस महापुरुष के नाम से एक सम्मान है उसमें दी जाती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ग्वालियर, रीवा, धार या फिर भोपाल? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि धार में जो है फड़के स्टूडियो स्थित है। तो किसके नाम पर यह स्टूडियो बनाया गया, आइए देखते हैं। तो फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया था। तो ना केवल आपको स्थान याद रखना है, बल्कि ये भी याद रखना है कि किसके नाम पर बनाया गया है। तो रघुनाथ कृष्ण फड़के के नाम पर जो फड़के स्टूडियो की स्थापना की गई है धार में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, एकलव्य अवार्ड या फिर शिखर सम्मान? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि शिखर सम्मान जो है वो खेलों से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो शिखर अवार्ड या फिर शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है, जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। तो साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में शिखर सम्मान दिया जाता है, 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी या फिर मलखंभ? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मलखंभ के क्षेत्र में प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। देखिए,
तो प्रभात जोशी अवार्ड प्रदेश में मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है और मलखंभ जो है वो मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल भी है या राजकीय खेल भी कह सकते हैं, दोनों नाम से आ सकता है, प्रादेशिक खेल या फिर राजकीय खेल। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्रादेशिक खेल पूछता है तब भी आपका मलखंभ है, राजकीय खेल पूछता है तब भी आपका मलखंभ ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर या फिर इंदौर? आइए आंसर देखते हैं। यह आपका एमपी हिस्ट्री का प्रश्न है। सही आंसर ए यानी कि विदिशा में शुंग साम्राज्य की राजधानी थी। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में इसकी राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? NH3, NH4, NH12 या फिर NH75? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जो NH4 है वो आपके मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है आइए देख लेते हैं। तो NH4 हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, यह मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई से होकर के गुजरता है। बाकी के ये तीनों जो आपको हाईवे दिए गए हैं ये सारे अपने मध्य प्रदेश से ही गुजरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर, सतना या फिर अलीराजपुर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि ग्वालियर में स्थित है आपका LNUP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक संसाधन है जो ग्वालियर में है और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1957 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे याद रख सकते हैं? 1857 की क्रांति लक्ष्मीबाई से संबंधित है, 100 साल आगे बढ़ा दीजिए, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी या फिर भोपाल? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि चंदेरी में जो है बैजू बावरा की समाधि स्थित है। इनका वास्तविक नाम क्या था आइए देखते हैं। तो बैजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। वह एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 में हुआ था और इनकी समाधि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की चंदेरी नामक स्थान पर इनकी समाधि स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर प्रश्न नंबर जो भी होगा। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर बी यानी कि 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर? तो उज्जैन में है महाकालेश्वर और खंडवा में है ओमकारेश्वर। तो 2 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये आपका आज का टेस्ट था। कैसा रहा हमको जरूर बताइएगा। कितने नंबर आपके आए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और आज करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कटआउट चल रहा है एक तरह से, यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है इस वजह से। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।